हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोर्सेस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग डॉक्टर भगवान दास के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो ये आप सभी को पता चल चुका है कि जो डॉक्टर भगवान दास हैं वो स्पेशली यूपी जो पीजीटी का सिलेबस है उसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो आखिर में भगवान दास समाजशास्त्र में इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं और ख़ास करके यूपी पीजीटी के सिलेबस में इनका नाम क्यों जोड़ के हम लोग देखते हैं। तो एक बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि ये यूपी से ही संबंधित रहे हैं। एक ऐसे विचारक जो कि यूपी के वाराणसी में इनका जन्म होता है और इन्होंने समाज के जो उत्थान है या ये कहें कि यहाँ भारतीय संस्कृति को संवारने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसके लिए हम लोग भगवान दास को समाजशास्त्र में पढ़ते हैं, समझते हैं कि उनके आखिर में कौन से विचार हैं, उन्होंने अपने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं समाज को लेके, भारतीय संस्कृति को लेके, उनकी प्रमुख पुस्तकें कौन सी रही हैं। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो अभी हम लोग इनके बारे में डिटेल आज में डिस्कस करने वाले हैं। एक बात यहाँ पे और बता दूँ कि भगवान दास जो हैं इनको थियोसॉफिस्ट भी कहते हैं, या जिसे हम ये कहते हैं कि एक जो विचारक होते हैं ऐसे जो कि थियोसॉफिस्ट का थियोसॉफिकल सोसाइटी से ये जुड़े हुए थे। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी वो किसके लिए कार्य करती थी या थियोसॉफिस्ट क्या होते हैं, तो ये ऐसा मानते हैं कि जो एक सभी धर्मों से ऊपर उठ के जो एक केंद्र बिंदु है, मुख्य जो की पॉइंट है वो है सत्य। तो ये जो थियोसॉफिस्ट होते हैं या इनको हम जैसे कहें कि एक ऐसे विचारक जो कि सिर्फ सत्य पर विश्वास करते हैं तो उनको थियोसॉफिस्ट कहते हैं। तो ये एक थियोसॉफिस्ट भी रहे हैं। अब हम लोग इनके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। ये आप लोग भगवान दास की इमेज देख सकते हैं। अगर हम लोग इनके विचारों की बात करें तो इसके जस्ट पहले हम लोग श्री अरबिंदो के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। श्री अरबिंदो और भगवान दास ये दोनों लोगों का जो भारतीय संस्कृति को लेके एक विचारधारा है वो लगभग एक जैसी ही है, या ये कहें कि जिस प्रकार से श्री अरबिंदो ने ऐसा माना था कि जो यूरोपीय कल्चर है और जो भारतीय कल्चर है इन दोनों का समन्वय के रूप में हमें देखना चाहिए, यही बात भगवान दास भी स्वीकारते हैं। भगवान दास का जो जन्म है वो 12 जनवरी 1869 को हुआ था वाराणसी में। मृत्यु इनका 18 सितंबर 1958 को हुआ था। तो यहाँ पे आप लोगों को की पॉइंट ही मिल जाता है कि ये वाराणसी से संबंधित है। वाराणसी में आप लोग चाहे काशी विद्यापीठ की बात करें या फिर हिंदू कॉलेज की बात करें तो भगवान दास का नाम जोड़ के देखा जाता है। इनको विभिन्न भाषाओं के प्रकांड पंडित, स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी और शिक्षा शास्त्री के रूप में देश की भाषा संस्कृति को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वतंत्र और शिक्षित भारत के मुख्य संस्थापकों में गिना जाता है। इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। डॉक्टर भगवान दास का जन्म 12 जनवरी 1869 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम शाह माधव दास था। वे वाराणसी के सर्वाधिक प्रतिष्ठित और धनी व्यक्तियों में गिने जाते थे। धन और प्रतिष्ठा से डॉक्टर भगवान दास का संबंध उनके पूर्वजों के समय से ही था। तो ये एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान दास के पूर्वज बड़े ही दानी और देशभक्त थे। इन सभी गुणों के साथ साथ वह कुशल व्यापारी भी थे। उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर अथाह संपत्ति एकत्र कर ली थी। धनी और प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेने के बाद भी डॉक्टर भगवान दास बचपन से ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति के सांचे में ही ढले थे। शिक्षा हम लोग देख लेते हैं इनकी। तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में ही हुई। उस समय अंग्रेजी शिक्षा, भाषा और संस्कृति का बहुत प्रसार था, किंतु डॉक्टर दास ने अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी, अरबी, उर्दू, संस्कृत, फारसी भाषाओं का भी गहन अध्ययन
किया था। शेख सादी द्वारा रची गई बोस्ता और गुलिस्ता इन्हें बहुत ही प्रिय थी। बचपन से ही डॉक्टर भगवान दास बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। वे पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। डॉक्टर भगवान दास ने 12 वर्ष की आयु में ही हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। तो उस समय एज का तो कोई बाउंडेशन होता नहीं था कि जैसे आज के समय में है कि 6 साल होने के बाद ही कक्षा 1 में एडमिशन लिया जाएगा। तो ये 12 वर्ष की आयु में ही अपनी हाई स्कूल की परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण कर चुके थे। इसके पश्चात वाराणसी के ही क्वींस कॉलेज से इंटरमीडिएट और बीए की परीक्षा संस्कृति, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और अंग्रेजी विषयों के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके बाद आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें कोलकाता भेजा गया। वहाँ से उन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया। तो यहाँ से ये फिलॉसफी से जुड़ते हैं। सन 1887 में उन्होंने 18 वर्ष की अवस्था में ही पाश्चात्य दर्शन में एमए की उपाधि प्राप्त कर ली थी। तो आप लोग यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जहाँ पे आज के समय में 18 साल की उम्र में बच्चे इंटरमीडिएट के बाद से और कुछ और अपना जो भी डिग्री की पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करते हैं, उस समय ये पाश्चात्य दर्शन से एमए की उपाधि प्राप्त कर चुके थे। एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करके पिता के कहने से उन्होंने अनिच्छापूर्वक डिप्टी कलेक्टर के पद पर सरकारी नौकरी की। नौकरी करते हुए भी उनका ध्यान अध्ययन और लेखन कार्य में ही लगा रहा। कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो 23 से 24 वर्ष की आयु में ही उन्होंने साइंस ऑफ पीस और साइंस ऑफ इमोशन, ये 2 बुक्स जो है इनकी रचना उन्होंने कर ली थी। साइंस ऑफ पीस और साइंस ऑफ इमोशन। लगभग 8-10 वर्ष तक उन्होंने सरकारी नौकरी की और पिता की मृत्यु होने पर नौकरी छोड़ दी। इस समय एक ओर देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों के शासन के कारण भारतीय भाषा, सभ्यता और संस्कृति जो है वो नष्ट भ्रष्ट हो रही थी और उसे बचाने के गंभीर प्रयास किए जा रहे थे। प्रसिद्ध समाज सेविका एनी बेसेंट ऐसे ही प्रयासों के अंतर्गत वाराणसी में कॉलेज की स्थापना करना चाह रही थीं। वह ऐसा कॉलेज स्थापित करना चाहती थीं जो अंग्रेजी प्रभाव से पूर्णतया मुक्त हो। जैसे ही डॉक्टर भगवान दास को इसका पता चला, उन्होंने तन मन धन से इस महान उद्देश्य पूरा करने का प्रयत्न किया। उन्हीं के सार्थक प्रयासों के फलस्वरूप वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जा सकी। इसके बाद पंडित मदन मोहन मालवीय ने वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार किया। तब डॉक्टर भगवान दास ने उनके साथ मिलकर काशी हिंदू विद्यापीठ की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया और पूर्व में स्थापित सेंट्रल हिंदू कॉलेज का उसमें विलय कर दिया गया। तो ये हम सभी को पता है कि काशी हिंदू विद्यापीठ में सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है उनका विलय कर दिया गया था। डॉक्टर भगवान दास काशी विद्यापीठ के संस्थापक सदस्य ही नहीं बल्कि उसके प्रथम कुलपति भी बने। स्वतंत्रता में भाग में जो लिया है इन्होंने, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। डॉक्टर भगवान दास ने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को भी उसी भाव से निभाया। 1921 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने पर वह गिरफ्तार होकर जेल चले गए। इसके बाद असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर प्रमुख कांग्रेसी नेता के रूप में उभरे। शिक्षा शास्त्री तो वह थे ही, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी उभर कर सामने आए। असहयोग आंदोलन के समय डॉक्टर भगवान दास काशी विश्वविद्यालय में के कुलपति थे। उसी समय देश के भावी नेता श्री लाल बहादुर शास्त्री भी वहां पर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इस समय वह कांग्रेस और गांधी जी से पूर्णतः जुड़ गए थे। 1922 में वाराणसी के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में कांग्रेस को भारी विजय दिलाई और म्यूनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष चुने गए। इस पद पर रहते हुए उन्होंने अनेक सुधार कार्य कराए। साथ ही वह अध्ययन और अध्यापन कार्य से भी जुड़े रहे। विशेष रूप से हिंदी भाषा के उत्थान और विकास में उनका सहयोग जो है या उनका योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए। इस महत्वपूर्ण कार्यों के कारण उन्हें अनेक विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की मानद उपाधियों से अलंकृत किया गया। सन 1935 के काउंसिल के चुनाव में वे कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। कालांतर में अर्थात बाद में वे सक्रिय राजनीति से दूर रहने लगे और भारतीय दर्शन और धर्म अध्ययन और लेखन कार्य में व्यस्त रहने लगे। इन विषयों में उनकी विद्वता, प्रकांडता और ज्ञान से महान भारतीय दार्शनिक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी बहुत प्रभावित हुए थे और डॉक्टर भगवान दास उनके लिए आदर्श व्यक्तित्व बने। योगदान की बात हम लोग करते हैं, अभी हम लोग डिटेल में आगे भी थोड़ा समझेंगे। डॉक्टर भगवान दास का योगदान जितना भारतीय शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और विकसित करने के लिए माना जाता है, उतना ही योगदान देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण माना जाता है। और जितना योगदान देश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण माना जाता है, उतना ही योगदान भारतीय दर्शन और धर्मशास्त्र को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित करने के लिए भी माना जाता है। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात सारा विश्व एक ही परिवार है की भावना रखने वाले डॉक्टर भगवान दास ने संपूर्ण विश्व के दर्शन और धर्म को प्राचीन और सामयिक परिस्थितियों के अनुरूप एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। व्यक्तित्व की इनकी बात करते हैं। अपने जीवन काल में ही अपार धन और सम्मान पाने के बाद भी डॉक्टर भगवान दास का जीवन भारतीय संस्कृति और महर्षियों की परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। वह गृहस्थ थे, फिर भी वह सन्यासियों की भांति साधारण खान पान और वेशभूषा में विश्वास रखते थे। वह आजीवन प्रत्येक स्तर पर प्राचीन भारतीय संस्कृति के पुरोधा बने। सन 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ, तब डॉक्टर भगवान दास की देश सेवा और विद्वता को देखते हुए उनसे सरकार ने महत्वपूर्ण पद संभालने का अनुरोध किया गया, किंतु प्रबल गांधीवादी विचारों के डॉक्टर भगवान दास ने विनयपूर्वक अस्वीकार कर दर्शन, धर्म और शिक्षा के क्षेत्र को ही प्राथमिकता दी और वह आजीवन इसी क्षेत्र में सक्रिय रहे। इनको भारत रत्न भी मिला है, तो ये सन 1955 में भारत सरकार की ओर से उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। भारत रत्न मिलने के कुछ वर्षों बाद ही 18 सितंबर 1958 में लगभग 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। आज भले ही डॉक्टर भगवान दास हमारे बीच नहीं हैं, किंतु भारतीय दर्शन, धर्म और शिक्षा पर किया गया कार्य सदैव हम लोगों के साथ रहेगा। यहाँ पे एक इनसे जुड़ा हुआ एक और फैक्ट है, ये हमें विकिपीडिया पे मिला। द प्रणववदा ऑफ गर्गज्ञाना, तो गर्गज्ञाना ऐसे करके होता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक मामुनी मायन करके है, तो ये तमिलनाडु की एक स्क्रिप्ट है। उसमें ओरिजिनल जो है वो प्रणव वेदा करके लिखा हुआ है। इस बुक से कोई लेना देना इसका नहीं है, यहाँ पे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन कर दिया गया है। अभी हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या है। द प्रणव वेदा ऑफ गर्गज्ञाना, ये प्रणव वेदा इज द संस्कृत फॉर उटरिंग द प्रणव। ये इसका मतलब क्या है? ओम। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, प्रणव ओम was published in 3 volumes in years 1910 to 1913 by the Theosophical Society। तो जो आप लोगों को मैं बता ही चुकी हूँ कि ये थियोसॉफिस्ट भी थे। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी वहाँ से ये अद्यार में था, ये प्लेस का नाम है अद्यार में। विथ नोट्स बाय एनी बेसेंट, एनी बेसेंट के ये नोट्स जो हैं उसी की सहायता से ये जो द प्रणव वेदा ऑफ गर्गज्ञाना करके है, तो ये पब्लिश हुआ था। और ये क्या है, जैसे कि एक आप सभी को पता है, ये जो ओम होता है,
ये आप सभी को पता है। ओम जो है, तो ये जो सिर्फ हम हिंदू रिलीजन की बात नहीं करेंगे, बल्कि हिंदू रिलीजन में, सिख रिलीजन में और भी बहुत सारे रिलीजन में ओम शब्द जो है, जो ये उच्चारण है उसको यूज किया जाता है। तो इसी को ये जो प्रणवा वादा ऑफ गर्ज्ञाना है, इसी को कहते हैं। और इसी की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में ये एनी बेसेंट के नोट्स के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी अध्ययन के द्वारा ये 3 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था। तो ये एक फैक्ट इनसे जुड़ा हुआ है। Thus alleges that the work is a summarized translation of an otherwise unknown ancient text by a sage called गर्ज्ञाना। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही पुरानी कृति कहें या ये कहें कि कलेक्शन है, जो कि महात्मा जो रहे हैं वो गर्ज्ञाना के द्वारा ये रहा है। Thus states that the text was dedicated to him from memory by Pandit Dhanaraja Mishra, a theosophist friend of his who was blind in both eyes। तो वो दोनों आँखों से अंधे थे, जो इनके दोस्त थे। तो उन्हीं के याद में ये बुक को डेडिकेट किया गया था। और इस बुक के पब्लिश होने से पहले उनके मित्र जो थे वो एक्सपायर हो गए थे। ओके, इनके बारे में कुछ और भी फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। तो भगवान दास थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। पहला फैक्ट, 1917 में एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में वाराणसी में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था और यहीं से इनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत मानी जाती है। किसकी? भगवान दास के। 1919 में भगवान दास संयुक्त प्रांत के राजनीतिक सामाजिक अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। 1931 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। इन्हें बनारस की कांग्रेस कमेटी का नगर अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो ऑलरेडी हम लोग इस पे डिस्कस कर चुके हैं। डॉक्टर भगवान दास वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे और मनु के दर्शन से प्रभावित थे तथा इनका मानना था कि परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ दर्शन में भी परिवर्तन होना चाहिए। तो जब हमारी परिस्थितियाँ बदलती हैं तो हमारे सोचने के तरीके भी बदलने चाहिए। 1930 में वाराणसी में आयोजित प्रथम अखिल एशियाई शैक्षणिक सम्मेलन में डॉक्टर भगवान दास ने सभी धर्मों में अनिवार्य एकता पर जोर दिया, जिसका शीर्षक था इसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में इसी टाइप के फैक्ट्स जो हैं वो पूछ दिए जाते हैं। डॉक्टर भगवान दास ने सामाजिक चिंतन में मानवता को सर्वोपरि स्थान दिया और जीवन, प्रकाश एवं सत्य को सभी धर्मों में अनिवार्य रूप से उपस्थित बताया है। तो इनके अनुसार जो यही 3 तत्व हैं जो कि जीवन, प्रकाश और सत्य है, इन्हीं से ये मानते हैं कि इन्हीं 3 तत्वों से धर्म की उत्पत्ति होती है। इन 3 तत्वों में सत्य को सर्वाधिक महत्व ये देते हुए कहते हैं कि सत्य एक ही है और सर्वत्र समान है। यानी सत्य तो सत्य ही है और वो सभी जगह एक जैसा ही होता है। इनके अनुसार सत्य एवं प्रेम ही सभी धर्मों का सार है। डॉक्टर भगवान दास अपनी पुस्तक द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन में धर्म के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हैं। इनका कहना है कि धर्म वह है जो किसी वस्तु को धारण किए होता है, उससे बनाता है और उसे टूटने एवं परिवर्तित होने से बचाता है। ये कोट जो है इनका द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक में लिखा हुआ है। डॉक्टर भगवान दास अहंगवाद को मानवतावाद का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और इसके स्थान पर प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए भावना पर जोर देते हैं। यह लोगों को मैं के स्थान पर हम शब्द की प्रयोग को उचित मानते हैं। जैसे मैं जो होता है वो एक अहम को बताता है, मैं करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं लाता हूँ, ऐसे करके ये मैं करता हूँ जो भी है वो मैं है। तो इस बात को ये नकारते हैं, कहते हैं कि मैं के स्थान पे हमें हम की अर्थात एक यूनिटी की भावना का
प्रादुर्भाव करना चाहिए। भगवान दास द्वारा वर्ण व्यवस्था के साथ साथ समूहवाद को प्रमुखता प्रदान किया गया है। इन्होंने सभी धर्मों में एकता के साथ साथ अध्यात्म एवं भौतिकवाद में समन्वय पर जोर दिया है। तो यहीं आप लोग इनके विचार को देख सकते हैं कि आध्यात्मवाद यानी भारतीय संस्कृति और भौतिकवाद यानी कि यूरोपीय संस्कृति, इसके समन्वय पर ये जोर देते हैं। यहाँ पे इनकी कुछ बुक्स हैं, मैं यहाँ पे हेडिंग लिखना भूल गई। ये बुक्स हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। हालांकि बुक्स इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, बट यहाँ पे हम लोग इम्पॉर्टेंट जो है वो उसको हम लोग फटाफट देख लेंगे। आप लोग इसका चाहिए तो जो इसमें आप लोगों को लगता है इम्पॉर्टेंट है या आप लोग कितना याद कर सकते हैं, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉन्कॉर्डेंस डिक्शनरी टू द योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अ फ्यू ट्रूथ्स अबाउट थियोसॉफी इनका की टर्म है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एंशिएंट सोल्यूशन ऑफ मॉडर्न प्रॉब्लम, एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न करके है, आगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बुक का नाम काफ़ी लंबा है, लेकिन मोस्टली इसे एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न, साइंटिफिक सोशलिज्म या फिर थियोसॉफी एंड कैपिटलिज्म, फेसिज्म, कम्युनिज्म, आप लोग देख ही सकते हैं, इतना लंबा नाम इसका है। एनी बेसेंट एंड द चेंजिंग वर्ल्ड, कम्युनलिज्म एंड इट्स क्योर बाय थियोसॉफी और स्पिरिचुअल हेल्थ। यहाँ पे यूजेनिक्स, एथिक्स एंड मेटाफिजिक्स, इंडियन आइडियल्स ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, कृष्णा स्टडी ऑफ द थ्योरी ऑफ अवतारस, माई पिक्चर्स ऑफ फ्री इंडिया, द सेंट्रल हिंदू कॉलेज एंड मिसेज बेसेंट। एनी बेसेंट से इनका काफ़ी जुड़ाव रहा है, चूँकि थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए रहे हैं, इसलिए द डॉन ऑफ अनदर रेनेसा, द इसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ये आप लोगों को पता है कि जो इन्होंने स्पीच दिया था उसका ही ये बुक के रूप में भी पब्लिश हुआ था, द इसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इथिको साइकोलॉजिकल क्रक्स इन पॉलिटिकल साइंस एंड आर्ट आर हु शुड बी लेजिस्लेटर्स, the fundamental ideas of theosophy, the metaphysics and psychology of theosophy, the philosophy of non-cooperation and spiritual political स्वराज। ये नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट रहा उसमें भी गांधी से जो कि काफ़ी प्रभावित थे, तो जुड़े हुए थे। द साइकोलॉजी ऑफ कन्वर्जन, द रिलीजन ऑफ थियोसॉफी, द साइंस ऑफ पीस, वेरी इंपॉर्टेंट इनकी बुक है ये, द साइंस ऑफ पीस, द साइंस ऑफ रिलीजन। ये आप सभी को पता है कि इन्होंने द साइंस ऑफ पीस एंड द साइंस ऑफ रिलीजन जो है ये स्टार्टिंग में ये बुक इन्होंने लिखा था। एक इनकी और इम्पॉर्टेंट बुक है द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ये सब बुक्स जो है वो एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। द साइंस ऑफ इमोशंस, ये बुक इन्होंने पहले लिखी थी। द स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स बाय ब्रह्मा विद्या, तो ये एक बुक है इनकी। द सुपर फिजिक्स ऑफ द ग्रेट वार, द हिस्टोरिक ट्रायल ऑफ महात्मा गांधी, तो ये इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स रही हैं जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ बुक्स के फ्रंट पेज कवर हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा हैं बट फिर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इट्स हियर नाउ आर यू, ऐसे करके भगवान दास की एक बुक है। ओके, नेक्स्ट बुक देखते हैं द इसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। द साइंस ऑफ इमोशंस, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, द साइंस ऑफ इमोशन। ओके, ये 2 टाइम्स हो गया है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। द साइंस ऑफ पीस, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। नेक्स्ट पेज देखते हैं हम लोग, द फाउंडेशन ऑफ मनोज कोड्स ऑफ लाइफ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है। द क्राउनिंग वर्च्यू ऑफ ह्यूमैनिटी,
तो ये एक बुक है। यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है ये ज़रूरी नहीं है कि सारे का कंप्लीट हो, अगर कोई नाम बड़ा है तो वो आप लोग बुक्स को जूम करके आप लोग देख लीजिएगा। द डॉन ऑफ अनदर रेनेसा ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। द हाई एप्लीकेशन ऑफ द साइंस ऑफ इमोशंस। ओके, नेक्स्ट बुक द सब्लिमेशन ऑफ इमोशन, तो ये भी एक बुक है। नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, द एग्रीमेंट ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट बुक है गॉड एंड द नेचर ऑफ गॉड, द डिवोशन टू ड्यूटी, ऑन डिवोशन टू ड्यूटी, द गॉड ऑफ लाइफ, द गोल ऑफ लाइफ। यहाँ पे छोटा छोटा लिखा रहता है इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं द गोल ऑफ लाइफ। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं द डुअलिटी ऑफ गॉड्स नेचर, तो ये एक बुक है। द नेचर ऑफ डिज़ायर एंड इट्स रिलेशन टू इमोशन एंड द प्लीजर एंड पेन, ये एक ही बुक है। ओके, नेक्स्ट बुक द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये बुक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टडीज़ इन द भगवत गीता, भगवत गीता पे भी इनकी बुक लिखी गई है। नेक्स्ट बुक है द मेनी नेम्स ऑफ ऑल प्रिवेडिंग गॉड द वन सेल्फ, एक मिनट इसको मैं, वन सेल्फ ऑफ ऑल, तो ऐसे करके ये बुक है, आप लोग जूम करके देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग लेते हैं द लॉ ऑफ एनालॉजी और करस्पॉन्डेंस एंड द स्पिरिचुअल हायरार्की। नेक्स्ट बुक है रिलीजियस साइंस एंड साइंटिफिक रिलीजन। नेक्स्ट बुक देखते हैं द साइंस ऑफ पीस एंड द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो बुक्स हैं ये जो कि सोशली रिलेटेड हैं, इसलिए ये आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखना है। हु इज़ द फाइनल जज, ये भगवान दास के द्वारा एक बुक लिखा हुआ है। नेक्स्ट बुक देखते हैं द वर्ल्ड प्रोसेस एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, ये इनकी बुक है। नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं द वे ऑफ नॉलेज एंड द इंटेलेक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रिलीजन्स। ओके, गॉड इन मैन, गॉड इन मैन करके इनकी एक बुक है। बुक्स जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी लिस्टिंग आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। द वे ऑफ वर्क आर द वायलेशनल वॉलिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रिलीजन, इन्होंने रिलीजन पे भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। ओके, कर्मा आर द रिवार्ड एंड पनिशमेंट। नेक्स्ट बुक प्रेयर, रिपिटेंस, कॉन्फेशन एंड एक्सप्लेनेशन, तो ये इनकी एक बुक है। ओके, नेक्स्ट बुक देखते हैं हम लोग द वर्ल्ड प्रोसेस एंड द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। ऑलरेडी आई थिंक इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये आई थिंक ये डबल हो गया है। ओके, ये एक बुक यहाँ पे, इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कर्मा आर द रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ओके, नेक्स्ट बुक हम लोग देखते हैं इमोशंस इन आर्ट, ऑन अदर वर्ल्ड एंड प्लेन्स ऑफ बीइंग्स, तो ये एक बुक है। प्रेयर, रिपिटेंस ऑलरेडी ये हो चुका है, बुक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। द वे ऑफ डिवोशन ऑफ द इमोशंस कंस्टिट्यूएंट ऑफ द रिलीजन, ऑलरेडी ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कुछ बुक्स जो हैं वो डबल टाइम्स आ गई हैं। ओके, तो ये एक बुक है इनका एजुकेशन एंड द एजुकेनिस्ट, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बुक इनका हम लोग देख लेते हैं द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। द प्रॉब्लम ऑफ फैमिली लाइफ एंड इकोनॉमिक्स ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑफ रिलीजन, तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बुक है। द साइंस ऑफ पीस, ये आप सभी को पता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। स्टडीज़ इन द भागवत गीता बाय द ड्रीमर, ये भी एक इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है। तो दोस्तों आज हम लोग भगवान दास पे एक डिटेल में डिस्कशन किए। आई होप आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा योगदान करेगा आप लोगों की स्टडी में भी। और यदि आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।